साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच ये लड़ाई सालों से चल रही है। साइंस जो लॉजिक, फैक्ट्स और प्रूफ्स पर डिपेंड करता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी काफी हद तक बिलीफ से रिलेटेड है। आज वो टाइम है जहां जनता बस वही सुनती है जो वो सुनना चाहती है, और लोग अपनी न्यूज ज्यादातर उन सोर्सेस से लेना पसंद करते हैं जिनके बायस से वो एग्री होते हैं। आज हम इंटरेस्टिंग लेकिन अनसर्टेन टाइम से गुजर रहे हैं। कुछ लोग इसे पोस्ट ट्रुथ एरा भी कहते हैं, जहां बहसें लार्जली फैक्चुअल रियलिटीज के बजाय इमोशंस की अपील पर फोकस्ड होती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक के अराउंड की मिस्ट्री और मिथ्स पर बात करेंगे, जिसको लेकर लोग बस अपने बिलीफ के दम पर ही बातों को सच या झूठ मानते हैं। तो चलिए पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। राम सेतु, जिसको नल सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये प्राचीन संस्कृत महाकाव्य रामायण में भगवान राम और उनकी वानर सेना के लंका पहुंचने और अपनी पत्नी मां सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए एक पुल के निर्माण का उल्लेख किया गया है। द लोकेशन ऑफ द लंका इन रामायण हैज बीन वाइडली इंटरप्रेटेड as being present day श्रीलंका, making this stretch of land राम सेतु। हिंदू परंपरा में रामायण को हिस्टोरिकली घटनाओं का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, जो 1.7 मिलियन और 7,000 ईयर्स के बीच घटी हो सकती हैं। और जैसा कि इस मामले में रिलीजियस, लीगल और कुछ साइंटिफिक पार्टिसिपेंट ने सजेस्ट भी किया है कि राम सेतु बनने की सपोज्ड डेटिंग भी है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने सबसे पहली बार इसका जिक्र इब्न खोरदा देबे की किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में किया था, जिसमें उन्होंने इसे सेट बंधई या ब्रिज ऑफ द सी के नाम से रेफर किया। ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में सबसे पहले मैप तैयार किया था, जो इस एरिया को एडम ब्रिज के नाम से बुलाता है। ये भारत में तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर मन्नार आइलैंड के बीच लाइमस्टोन और पत्थर की एक चेन है। जियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक पुराना लैंड कनेक्शन है। ये पाथ लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्टेट से सेपरेट करता है। रामेश्वरम का एरिया ड्राई है और केवल 1 से 10 मीटर गहरा होने की वजह से इस एरिया के आसपास का सी बहुत ही शैलो है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग समुद्री गहराई शायद ही यहाँ कभी 90 मीटर से ज्यादा होती है, और इसलिए ही ये शिप के नेविगेशन में दिक्कत भी बनता है। 15वीं सेंचुरी तक तो इस पुल को पैदल पार किया जा सकता था। रामनाथ स्वामी मंदिर के रिकॉर्ड कहते हैं कि जब तक 1480 के एक साइक्लोन में ये टूट नहीं गया, राम सेतु तब तक पूरी तरह सी लेवल से ऊपर था। इस ब्रिज की सबसे ज्यादा चर्चा भगवान राम के द्वारा बनाए जाने के बाद अगर किसी वजह से होती है तो वो है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। 1955 में पहली स्वतंत्र भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कमेटी की नींव रखी। कमेटी के अध्यक्ष ए रामास्वामी मुदलियार ने कैनलाइजेशन की जरूरत को एक्सेप्ट किया और ईस्टर्न कोस्ट पर एक की हार्बर के रूप में थूथुकुडी के विकास का प्रपोजल रखा। अगला स्टेप एडम ब्रिज के अप्रोच पर एक चैनल काटने के बाद गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ना था। नेविगेशन संबंधी खतरों को देखते हुए भारत और श्रीलंका के बीच ओवरलैंड रोड की एक पैरेलल डिजायरेबिलिटी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राम सेतु के हिंदू बिलीफ की अखंडता पर हमले की चिंता, जिसके साथ ब्रिटिश एम्पायर ने भी कभी खिलवाड़ नहीं किया था। ऐसे ही कंसर्न होते हुए सी पैसेज का ओरिजिनल आइडिया कुछ वक्त के लिए डिबेट से गायब ही हो गया। 1955 की कमेटी के बाद से सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भारत के इलेक्शन कैंपेन्स और वाइब्रेंट कंट्रोवर्सीज में बार बार लौट के आता रहा है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को रिवाइव किया। हालांकि उसी समय ये राजनीतिक दल राम मंदिर बनाने के लिए एक्टिवली कैंपेन चला रहा था और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर इस पार्टी का अलग रुख था। कांग्रेस लेड यूपीए ने 2005 में सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट का रिनोग्रेशन किया। कैनल बनने के अलावा कंपनी का ऑब्जेक्टिव नागापट्टिनम, थूथुकुडी और रामेश्वरम के मछली पकड़ने के पोर्ट सहित रामेश्वरम के आसपास के तमिल पोर्ट टाउन्स के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना था। प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये 2 वे कैनाल 12 मीटर गहरी, 300 मीटर चौड़ी और लगभग 170 किलोमीटर लंबी थी, जो 8 नॉट्स की मैक्सिमम नॉटिकल स्पीड को सुविधाजनक बनाने के लिए सफिशिएंट थी, जिससे कम से कम 215 मीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े जहाजों के पैसेज को इजी किया जा सके। एक बार बनने के बाद इस कैनल से भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बीच
ट्रैवलिंग ड्यूरेशन को 36 घंटे तक कम किया जा सकता था। यह भी एक स्पेकुलेशन था कि लोकल मछुआरों को इससे काफी फायदा होगा। कैनालाइजेशन सेतु के चारों ओर के घुमावदार रूट्स को छोटा कर देगा, क्योंकि इसके बनने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच से पानी को बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा। मछुआरों को विदेशी क्षेत्र में भटकने और श्रीलंका नौसेना या उस टाइम ऑपरेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे के द्वारा पकड़े जाने से रोका जा सकता था। लेकिन चेन्नई बेस्ड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट और मैरीन कंजर्वेशनिस्ट सुदर्शन रॉड्रिक्स का कहना है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का इकोलॉजिकल इंपैक्ट पूरी तरह से डिजास्टरस होगा। प्रोजेक्ट एरिया गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोलॉजिकल रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें 3600 से अधिक स्पीशीज और बायोलॉजिकल रिजर्व के मेजर ग्रुप्स हैं, जिनमें शामिल है प्रीसियस मैंग्रोव जो तूफानों और टाइडल वेव से कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कैनाल के बनने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इंडेंजर्ड स्पीशीज में सी फैंस, स्पंज, पर्ल ऑयस्टर्स, चंक्स और होलोथ्यूराइड और सबसे ऊपर कोरल रीफ्स हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये सभी स्पीशीज प्रोटेक्टेड हैं। कोरल तो टाइगर की तरह ही प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आती है। ये प्रोजेक्ट इन स्पीशीज के विनाश और बर्बादी के लिए एक रेसिपी है और इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक ग्राउंड पर इसका विरोध किया जाना चाहिए। दिसंबर 2002 से मार्च 2003 तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अंडर अपनी स्टडीज में इंडिकेट दिया है कि भारत में रामेश्वरम और श्रीलंका में तल्लाई मनार के आइलैंड 7000 और 18000 साल पहले ही एक्सपोज हुए थे। धनुषकोडी में ड्रिलिंग, डेप्थ मेजरमेंट, समुद्र तल की सैंपलिंग, सोनार इमेजिंग और रेडियो कार्बन और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, रामेश्वरम द्वीप और राम सेतु के फॉर्मेशन का क्रेडिट नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, विंडबोर्न एब्रेशंस और मैरीन एक्टिविटीज को देती है। पॉलियोग्राफिक एविडेंस ने माना कि लगभग 6000 से 7000 साल पहले पंबन के पास सी लेवल करंट स्टेट से 17 मीटर नीचे था। लगभग 10,000 साल पहले ये अराउंड 60 मीटर नीचे था। लास्ट आइस एज के समय के आसपास ये 20,000 साल पहले ये करंट लेवल से लगभग 120 मीटर नीचे रहा होगा। और राम सेतु 3 मेजर एलिमेंट्स सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और क्ले के सेडिमेंटेशन का नेचुरल आउटकम है। जियोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया कि सेडिमेंटेशन पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार की लहरों की गति से जनरेट हुए थे। लास्टली इन स्टडीज ने इस थ्योरी का कोई क्लियर आधार नहीं बताया कि राम सेतु एक नेचुरल या मैन मेड स्ट्रक्चर है। 2003 में ही इसरो के मरीन और वाटर रिसोर्स ग्रुप ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के IRS-P4 का ओशन कलर मॉनिटरिंग और IRS-1D के LISS-3 का मार्च से मई 2000 का कैमरा डेटा ये टेस्ट करने के लिए यूज किया कि क्या राम सेतु मैन मेड या कोरलाइन था। और इन टेस्ट के बाद ही अनुमान लगाया गया था कि राम सेतु, जिसमें 103 छोटे और लीनियर पैच रिफ शामिल हैं, उसकी लाइनरिटी का मतलब यह था कि इंडियन पेनिनसुला कभी श्रीलंका से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर मद्रास यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडीज के अकॉर्डिंग राम सेतु का फॉर्मेशन लगभग 18,400 साल पहले हुआ था। यह स्टडी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा फंडेड थी। ये दोनों स्टडी खुद में साइंटिफिकली काफी एडवांस थी। राम सेतु एक्सपेडिशन मार्च 2021 में साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाना था। ये रामेश्वरम और श्रीलंका को जोड़ने वाले लाइमस्टोन शोल चेन का पता लगाने के लिए एक 3 साल का प्रोजेक्ट है। इस एक्सपेडिशन का एम लाइमस्टोन रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इस 48 किलोमीटर के ब्रिज की डिफरेंट फीचर्स को समझना है। पिछले कुछ सालों में ICHR को कई प्रपोजल भेजे गए, हालांकि ये पहली बार है कि इन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक्सपेडिशन को बोर्ड से एडिक्वेट फंडिंग मिली है। प्रोजेक्ट का पर्पस ये चेक करना है कि क्या पुल मैन मेड है और लॉन्ग लास्टिंग माइथोलॉजिकल डिबेट को सॉल्व करना है। 2021 में ASI के अंडर आने वाली एक गवर्नमेंट बॉडी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी ने राम सेतु का फॉर्मेशन कैसे और कब हुआ यह पता लगाने के लिए एक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के प्रपोजल को अप्रूव किया है। ये रिसर्च CSIR और गोवा बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी राम सेतु के फॉर्मेशन के पीछे की पूरी प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं। स्टडी कुछ और फैक्ट्स पर भी गौर करेगी, जैसे राम सेतु के आसपास कोई भी सबमर्ज्ड हैबिटेशन है या नहीं, सी लेवल से 35 से 40 मीटर की गहराई पर पड़े सेडिमेंट के सैंपल गैदर करने के लिए NIO सिंधु साधना या सिंधु संकल्प के रिसर्च शिप वेसल्स का यूज करने जा रहा है। ये रिसर्च जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए
आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटीज और हेर्मोल्यूमिनिसेशंस डेटिंग पर बेस्ड है। रेडियोमेट्रिक टेक्निक का यूज उस स्ट्रक्चर की एज डिटरमाइन करने के लिए किया जा रहा है जिसमें कोरल और प्यूमिक स्टोन बने होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। कोरल में कैल्शियम कार्बोनाइड जैसे मिनरल्स होते हैं जो इन स्ट्रक्चर की एज डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। 2002 में जब नासा द्वारा कैप्चर किए गए सेतु के लाइमस्टोन और सैंड शोल्स की सैटेलाइट इमेज को भगवान राम द्वारा बनाए गए पौराणिक पुल के रिमेन्स के एविडेंस के रूप में पेश किया गया तो नासा ने इस नोशन को सिरे से खारिज कर दिया कि राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। नासा के अधिकारी मार्क हेस ने सीधे तौर पर इंकार किया कि आइलैंड की एक चेन की ओरिजिन या एज के बारे में जानकारी और क्या वास्तव में ह्यूमन देखे गए किसी भी पैटर्न के बनने में शामिल थे, ये एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस से बता पाना बहुत मुश्किल है। ही सेड की प्रोड्यूस्ड इमेजेस भले ही हमारी हों लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन निश्चित रूप से हमारी नहीं है। इसके बाद 11 दिसंबर 2017 को साइंस चैनल ने व्हाट ऑन अर्थ नामक अपनी सीरीज के लिए 2.5 मिनट के प्रोमो वीडियो के साथ मैदान में छलांग लगा दी। नासा की 2007 में ली गई सैटेलाइट इमेजेस का हवाला देते हुए उसमें दावा किया गया कि राम सेतु में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से मैन मेड पुल के पार्शियल ट्रेसेस सामने आए हैं। माइकल ब्रोकस, नासा के स्पोक्समैन, ने इन इमेजेस को एक बार फिर सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अपना दावा करने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ली गई तस्वीरें उठा ली हैं और इन तस्वीरों के आधार पर किसी भी तरह से कोई पोजीशन नहीं ली जा सकती। इस एरिया में समुद्र तल की एज, आधार, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटस को तस्वीरों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दावों का कोई भी बेसिस नहीं है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के कर्मचारी राज भगत पलानीचामी, एक GIS और रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट, ने भारत और श्रीलंका के बीच फॉर्मेशंस को इल्यूमिनेट करते हुए सैटेलाइट एनिमेशन पोस्ट किए। ही क्लैरिफाइड कि कॉन्ट शेल्फ डीपर ओशन करंट को श्रीलंका और भारत के बीच के एरिया में एंटर करने से रोकता है। गल्फ ऑफ मुन्नार और पाल्क स्ट्रेट से आने वाले लॉन्ग शोर करंट्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं, वो इस एरिया में समुद्र के सरफेस पर डोमिनेट करती हैं। कई सेडिमेंट्स लॉन्ग शोर करंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और दे सेटल एंड क्रिएट दीज आइलैंड्स, आइलैंड जहां ये दोनों करंट्स मिलते हैं। इस सैटेलाइट इमेज में देखेंगे कैसे ये आइलैंड करंट की डायरेक्शन, टाइड्स एटसेट्रा के कारण ऑल्टर सिग्निफिकेंटली। दिस टाइम गैप इज वेरी ब्रीफ, ये लगभग 4 साल का है। पंबन आइलैंड जो धनुषकोडी के करीब है पिछले 30 वर्षों से बदल रहा है। पंबन के आसपास की रेत मजबूत हो रही है। रामेश्वरम और मन्नार के बीच का एरिया ही कैसा एरिया नहीं है जहां रेत जमा हो रही है। थुत्तुकुडी और मंडपम के बीच आइलैंड के कलेक्शन के साथ साथ डेपोजिशन भी होता रहा है। इसके अलावा कोडिकराई के पास एक स्पिट फॉर्मेशन ने पास्ट में मुतोपेट सॉल्ट दलदल का फॉर्मेशन किया है। सेडिमेंट एक्रीशन ने ईस्ट कोस्ट के साथ नए बीच फॉर्मेशन किए हैं और डिप्रेशन फॉर्मेशन का भी प्रोडक्शन किया है जो प्रेजेंटली ज्यादातर सॉल्ट पैन से ऑक्यूपाइड है। ये क्लियर इंफॉर्मेशन इस फैक्ट को आसानी से वेरीफाई कर सकती है कि ये फॉर्मेशन एक नेचुरल घटना है जो समुद्र के द्वारा हुई है और किसी भी तरह से मैन मेड नहीं है। राम सेतु कभी भी हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन से दूर नहीं हुआ। क्या यह सच है कि भारत और लंका के बीच समुद्र के नीचे एक पुल है? क्या वह नेचर का चमत्कार है या उसे मनुष्य के हाथों ने शेप किया? क्या वास्तविक तौर पर उस पुल को भगवान राम की वानर सेना ने पत्थर दर पत्थर रखकर तैयार किया? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब केवल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दिया जा सकता है। साइंस और फेथ व हिस्ट्री के बीच ये लड़ाई क्यों हो रही है? हर चीज की अपनी जगह है। क्यों भारत सरकार एक ऐसी बॉडी नहीं बनाती जो नेशनल ग्लोरी के लिए इस पॉइंट पर छानबीन करे? उस दल में जियोलॉजिस्ट भी शामिल हो और इतिहासकार भी, तभी हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।